नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ प्रश्न। हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों के संग्रह को आगे बढ़ाते हुए विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्न संख्या 716 से लेकर 730 तक आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। और जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट में पूछी जाने वाली परीक्षा हो या कोई और अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 716। एक प्रश्न दिया हुआ है भाई, जो अभी हाल ही की परीक्षा में पूछा गया है। 18 जुलाई को जो एनटीए नेट की परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न क्या है। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई? पूछने वाला लहना सिंह की आयु कितनी वर्ष थी? तो लहना सिंह जो पात्र है वो किस कहानी का पात्र है, किस रचना से लिया गया है? और इसने लहना सिंह ने जो ये बात कही थी अमृतसर में एक अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो ये कहा था। इसमें लहना सिंह की आयु पूछी हुई है। तो आप सभी को पता है चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का जो ये एक कहानी है उसने कहा था, उसके अंतर्गत लहना सिंह हुए हैं। और उन्होंने एक अनजान लड़की से कहा था अमृतसर में क्या तेरी कुड़माई हो गई। दोनों, ये लड़की और ये लहना सिंह दोनों अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। तो एक दुकान पर उन्हें जो है ये एक दूसरे से मिले और वहाँ पर लहना सिंह ने उस लड़की से कहा क्या तेरी कुड़माई हो गई। तो इस लहना सिंह की आयु पूछी हुई है। तो आंसर हम देख लेते हैं 12 वर्ष। लहना सिंह की आयु 12 वर्ष थी और लड़की की आयु 8 वर्ष। अगर लड़की की भी आयु पूछ ली जाए तो आप बता सकते हो 8 वर्ष लड़की की आयु है और 12 वर्ष लहना सिंह की आयु रही। उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बार परीक्षाओं में पूछे जा और भी अन्य इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि उसने कहा था किस रचनाकार की रचना है? चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की एक प्रसिद्ध कहानी रही है जो फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित रचना है। और किस सन में? 1915 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन हुआ। और जो ये लहना सिंह है उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। ये एक प्रेम संवेदना की कहानी है जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी है। उनका क्या क्या नाम है? कई बार क्रम वाइज भी दे दिए जाते हैं या ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी नहीं है। तो इस प्रकार इन तीनों कहानियों को आपको ध्यान रखना है। सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915। वेरी इंपॉर्टेंट रही है ये तीनों कहानियाँ और सबसे प्रसिद्ध रही है चंद्रदास शर्मा की उसने कहा था। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 717। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ? ये प्रश्न भी भाई अभी हाल ही की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो सतपुड़ा का जंगल जो कविता है वो किस लेखक की है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। तो इस कविता में वाद्य यंत्र का किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ढोल। तो देख लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र जी की हिंदी की प्रसिद्ध कविता मानी जाती है, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक रहे हैं। तो भवानी प्रसाद जी रहे हैं, वे एक हिंदी के प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। और ये किस प्रकार के विचारक है? ये गांधीवादी विचारधारा के जो है साहित्यकार रहे हैं। ये भी पूछा जा सकता है भवानी प्रसाद मिश्र जी किस विचारधारा के साहित्यकार रहे हैं? तो गांधीवादी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सतपुड़ा के जंगल इनकी प्रसिद्ध कविता रही है। उसके बाद देख लेते हैं एक पंक्ति दी गई है जिसमें इस सतपुड़ा के जंगल जो पंक्ति दी गई है उससे तो हमें ये पता चलता है इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है। एक सेकंड। अगर ये पंक्ति भी दे दी जाए
तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किस रचना से ली गई है। तो आपको ध्यान रखना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की सतपुड़ा के जंगल से ये पंक्ति ली गई है। जबकि होली पास आती सरसराती घास खाती और महुए से लपकती मत करती बास आती गूंज उठते ढोल इनके गीत इनके बोल इनके सतपुड़ा के जंगल से ये ली गई है। यानी कि ढोल यानी कि इसमें जो है ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 718। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास हिंदू साम्राज्य की कथा पर आधारित है। तो इनमें से ये तीनों के तीनों उपन्यास जयशंकर प्रसाद के हैं, लेकिन ये पूछा हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जो हिंदू साम्राज्य की कथा पर आधारित है। वह उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का इरावती, जो कि इनका एक अधूरा उपन्यास भी माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं और इनके अन्य तथ्य। तो इरावती प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है, अर्थात इनका ये अधूरा उपन्यास रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड। उसके बाद इस उपन्यास में हिंदू साम्राज्य के शुंग काल का चित्रण हुआ है और इसमें पुष्यमित्र अग्निमित्र का समय चित्रित किया गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते भाई 719 प्रश्न संख्या। प्रगतिशील लेखक संघ की विरुद्ध इलाहाबाद में कौन सी संस्था उभरी। किस विचारधारात्मक आंदोलन के पक्ष में प्रेमचंद जी ने कहा कि सुलाने वाले साहित्य की बजाय जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है। तो ये पंक्ति कही गई है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। ये कथन कहा गया क्योंकि कथन संबंधी प्रश्न भी काफ़ी सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अगर ये आ जाए सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है, ये किसके द्वारा कहा गया कथन है। तो एक प्रश्न यहीं से बन जाता है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। और प्रगतिशील लेखक संघ के विरुद्ध में इलाहाबाद में कौन सी ऐसी संस्था उभरी थी जिसकी विचारधारात्मक आंदोलन के पक्ष में इन्होंने ये पंक्ति कही है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रगतिवादी विचारधारा के अंतर्गत उन्होंने ये कही है कि आंदोलन में के पक्ष में इन्होंने ये कही है कि सुलाने वाले साहित्य के बजाय जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इससे संबंधी और अन्य तथ्य की बात करें तो यह बात प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता के दौरान कही थी। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है प्रथम अधिवेशन जो है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे। तो मुंशी प्रेमचंद जी। कब हुआ 1936 में। भारत में कब हुआ 1936 में, लेकिन बाहर देश में जो है विदेश में ये जो है 1935 में ही इस लेखक संघ की स्थापना की जा चुकी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत में पूछ लिया जाए तो 1936 में। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 720। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी सदर्श गोपिका प्रेम प्रकट कल जूही दिखायो। मीराबाई विषयक छप्पे की उक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत है, ये किस रचना से ली गई है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा भक्तमाल की ये पंक्ति रही है। उसके बाद देख लेते हैं नाबादास अगरदास जी के। और भक्तमाल के रचयिता आपको पता ही है, भक्तमाल की रचना जो ये पंक्ति है ये भक्तमाल से ली गई है और भक्तमाल के जो रचनाकार है वे नाबादास जी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, भक्तमाल जो है अगरदास जी के शिष्य थे। अगर ये पूछ लिया जाए भक्तमाल के गुरु का क्या नाम है, तो अगरदास जी। एक सेकंड। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्तमाल 1942 संवत 1942 के पीछे बना और संवत 1969 में प्रियदास ने उसकी टीका लिखी। भक्तमाल की टीका किसने लिखी, तो प्रियदास जी द्वारा लिखी गई। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देख लेते हैं इस ग्रंथ में, यानी कि जो भक्तमाल जो ग्रंथ है इसमें 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चित्र 316 छप्पों में लिखे गए हैं। छप्पे की संख्या भी पूछ ली जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कितने भक्तों का वर्णन इसमें दिया है, तो 200 भक्तों का इसमें चमत्कारपूर्ण चरित्र वर्णन इसमें दिया है। और इन चरित्रों से पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बताते हुए लिखे हैं। बढ़ते हैं आगे,
अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 721। तो देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित निम्नलिखित में उपन्यासों में प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देवकीनंदन द्वारा रचित उपन्यासों को हमने क्रम वाइज लगाना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि सबसे पहले आएगा चंद्रकांता, उसके बाद आएगा नरेंद्र मोहनी, फिर आएगा जो है वीरेंद्र वीर, इसके फिर आएगा हमारा चंद्रकांता संतति, फिर आएगा भूतनाथ। भूतनाथ सबसे अंत में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा चंद्रकांता। तो इस प्रकार से अगर आपको सन याद नहीं रहे तो ये भी आप देख सकते हो सबसे पहले कौन सा आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप जो है सही क्रम वाइज लगा सकते हो, क्योंकि NTA NET के अंतर्गत ये काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं क्रम वाइज लगाने में। और जो है TGT PGT परीक्षाओं में भी आजकल इन प्रश्नों को पूछा जाने लगा है। तो देख लेते हैं, देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन के अनुसार जो पहले से बाद में किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले चंद्रकांता मैंने आपको बताया था 1888, फिर नरेंद्र मोहनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, चंद्रकांता संतति 1896 और भूतनाथ जो है 1907 की रचना है। इनको आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 22 यानी कि 722। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद में लगाइए। तो इन उपन्यासों को भी हमें क्रम वाइज लगाना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा उपन्यास आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा। आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि सबसे पहले जो उपन्यास होगा हमारा वो होगा जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद का नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बाणभट्ट की आत्मकथा। तो उसके बाद आएगा हमारा मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का, फिर आएगा काशी का 80, उसके बाद इसके बाद हमारा आंसर डी होगा। तो इसके बाद आएगा हमारा मनु भंडारी जी का आपका बंटी, फिर आएगा सूखा बरगद और सबसे लास्ट में आएगा काशी का 80। किस रचनाकार के ये उपन्यास है और जो है किस सन में लिखे गए, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1946 का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद देख लेते हैं मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु का 1954 की रचना है। उसके बाद आपका बंटी 1971 मनु भंडारी जी द्वारा लिखी गई। फिर सूखा बरगद 1986 का मंजर एहत श्याम जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 723। धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है। युद्ध की जो धूमिल जी की जो है किस कविता में हमें एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अकाल दर्शन। धूमिल जी द्वारा लिखी गई कविता अकाल दर्शन में जो है एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है। धूमिल हिंदी के समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में से एक है। इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। कौन कौन से? सड़क से संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का परतंत्र 1989 89 है, ये 89 हो जाएगा। उसके बाद जो है जो धूमिल समग्र नाम से 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। इन्हें जो है धूमिल जी को जो है 1979 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजित किया गया, अर्थात सम्मानित किया गया। धूमिल की लोकप्रिय कविताएं कौन कौन सी रही? मोचीराम 20 साल के बाद और पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद और नक्सलबंदी। इस प्रकार से ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धूमिल जी की। और मोचीराम काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 724। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भैया आज के प्रश्न हमारे नेट लेवल के प्रश्न है, जो कि अभी हाल ही में परीक्षा जो स्थगित की गई है, रद्द कर दी गई है, अभी भविष्य में होने वाली हैं, उन परीक्षाओं के लिए भी आपको मददगार साबित होंगे। तो आज के जो प्रश्न आप लोगों को थोड़े कठिन लग रहे होंगे, लेकिन एनटीए नेट की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। और साथ ही जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के अंतर्गत भी इन प्रश्नों में से तथ्य अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एनटीए नेट के जो पाठ्यक्रम के आधार पर है, टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, तो ऐसा नहीं है, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसीलिए मैंने जो है थोड़े से डेप्थ प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो देख लेते हैं भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में। और ये वही प्रश्न है जो कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में एनटीए नेट के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को हम विद सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं। तो भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इनमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया। इनमें कुल 6 अंक हैं। तो देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं। तो कथन पर विचार कीजिए। नाटकों के संबंध में निम्नलिखित ये बताना है, इनमें जो ये 5 कथन दिए गए हैं भारत दुर्दशा के संबंध में, कौन कौन से कथन सही हैं, ये हमें देख लेना है। तो देख लेते हैं। इसमें जो इस नाटक में है, भारत दुर्दशा नाटक में, तो इसमें मनोभावों का मानवीकरण चित्रण किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें कुल 6 अंक हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। संवाद कथ्य की गति देने में सहायक नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संवाद कथ्य की गति को देने में सहायक है। और इसका प्रकाशन 1881 में हुआ, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रकाशन जो है 1880 में हुआ था। अंधेर नगरी का हुआ था भैया 1881 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आंसर आप लोगों को पता ही हो गया। अब केवल जो है ए, बी और सी तीनों सही है, ऊपर के 3 सही है, और जो है डी और ई हमारा गलत हो जाएगा। डी और ई ऑप्शन हमारे गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो इसमें ये दिए भी हुई है, यहाँ पर मनोभावों का मानवीकरण किया गया, बिल्कुल सही। इसमें कुल 6 अंक है इस नाटक में, भारत दुर्दशा में, इसमें 6 अंक है, बिल्कुल सही। इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु जी का नाटक है, और भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के लिए नवजागरण व गतिमयता के प्रेरक सिद्ध हुआ है, और भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत है। अगर इस नाटक का प्रकाशन वर्ष दे तो 1881 न होकर के 1880 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 725, निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश किस बोली का संबंध है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश का आप सभी को पता है, पूर्वी हिंदी निकली थी अर्धमागधी से, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी बोलियां है, वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आंसर हो जाएगा हमारा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों बोलियां जो है पूर्वी हिंदी से निकली, जिनका संबंध जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाषा विज्ञान से संबंधी मैंने जो है काफ़ी सारी क्लास ले रखी है। आप लोगों को एक एक तथ्य को बिल्कुल जो है डिटेल से समझाया हुआ है। तो आप जो है पीछे के वीडियोज़ में जाके देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में जा कर के संपूर्ण भाषा विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न और जो महत्वपूर्ण टॉपिक को आप जो है देख सकते हो। तो देख लेते हैं इससे संबंधी और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से केवल अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली का संबंध है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोलियों का संबंध है, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है, जबकि मगही, मैथिली, भोजपुरी बोलियों का संबंध मागधी अपभ्रंश से है। कन्नौजी का संबंध शोरसेनी अपभ्रंश से है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न संख्या 726, रीतिमुक्त कवि आलम बोदा ठाकुर और घनानंद की कविता की प्रमुख काव्यानुभूति कौन सी रही है। तो ये देख लेते हैं, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हृदय की सच्ची अनुभूति की आनंदात्मक
अभिव्यक्ति इनकी रही है। उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधी तथ्य नहीं है भाई, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 727 प्रश्न संख्या को हम देखते हैं। तो यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उनका अधिक कहने की गुंजाइश नहीं। अंधेर नगरी के संबंध में यह कथन किसका है? अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, जो कि 1881 में लिखा गया। और जो ये कथन कहा गया है अंधेर नगरी में के संबंध में, यह किस विद्वान ने कहा, कहा है ये कथन अंधेर नगरी नाटक के संबंध में? जो ये कहा गया है कि यह जो नाटक है इस अर्थ में समकालीन नाटक है, यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानी पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से कुछ भी कहा गया है उतना अधिक कहने की गुंजाइश भी है। तो ये कथन कहा है सत्येंद्र प्रकाश मिश्र जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। भारतेंदु जी का ये नाटक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और अंधेर नगरी जो नाटक है उसमें कुल 6 अंक दिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 728। तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है, एक अडिग जड़ता है। बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, इसमें इस उपन्यास का किस उपन्यास का यह कथन है, यानी कि इस उपन्यास में किस पात्र का यह कथन है, ये पूछा हुआ है। कि वही पात्र का पूछा हुआ है कि ये जो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है, इस उपन्यास के अंतर्गत ये जो कथन कहा है, कौन सा कथन? तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है, एक अडिग जड़ता है। तो ये कथन किसने कहा है बाणभट्ट की आत्मकथा के अंतर्गत? किस पात्र का है? आंसर हो जाएगा हमारा न्यूनिया। ये जो है काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। न्यूनिया जो है निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो वो आपको ध्यान रखना है, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो तुम जड़ पाषाण हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है, एक अडिग जड़ता। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन न्यूनिया का है और बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इस उपन्यास के प्रमुख और अन्य पात्र न्यूनिया के अतिरिक्त और अन्य पात्र है सुचरिता और महामाया, भटनी भी काफ़ी बार पूछा गया भी, मातुल और कालिदास। ये सभी पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 729। बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन कौन सा रहा है? तो वासुदेव मिश्र जी का कथन कौन सा है बिहारी के संबंध में, ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी। केवल जो 2 कथन बिहारी के संबंध में इसमें वासुदेव ने दिए हैं, कौन कौन से? एक तो बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्ण वर्णन किया। अगर ये पूछ लिया जाए ये किस विद्वान का कथन है बिहारी के संबंध में, तो बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक जो है वर्णन किया है, तो वासुदेव सिंह जी का ये कथन है। उसके बाद उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं, कीड़ा मात्र है, ये भी कथन जो है वासुदेव मिश्र ने कहा है। और अन्य ये 3 कथन इनके नहीं हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो बिहारी से संबंधी और अन्य जब हम तथ्य देखें तो बिहारी काव्य के संबंध में वासुदेव का कथन है कि बिहारी ने सामंत प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है, उनके प्रेम के लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं, कीड़ा मात्र है। ये कथन जो है वासुदेव मिश्र जी ने कहे हैं बिहारी के काव्य के संबंध में। तो बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। बिहारी सतसई की प्रथम टीका लिखने वाले कृष्ण लाल जो कवि रहे हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है बिहारी सतसई की प्रथम टीका किसने लिखी है,
तो कृष्ण लाल कवि हुए हैं एक, उन्होंने लिखी है बिहारी सतसई टीका। तो उसके बाद देख लेते हैं बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा है, तो पदम सिंह शर्मा ने। कई बार ये भी पूछा जाता है बिहारी को शक्कर की रोटी किसने कहा, तो पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को, बिहारी को नहीं भी बिहारी सतसई को, बिहारी द्वारा रचित रचना रही है उनकी बिहारी सतसई को उन्होंने शक्कर की रोटी कहा है कि इन्होंने पदम सिंह शर्मा ने। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न हमारा देख लेते हैं भाई। तो निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया मंचित नाटक कौन सा माना जाता है, तो हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया मंचित नाटक माना जाता है जानकी मंगल। जानकी मंगल जो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का नाटक है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य तथ्य। हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया मंचित नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना जाता है, जिसे 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया। इसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। कई बार पूछा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्नलिखित में से किस नाटक में अभिनय किया और किसका अभिनय किया, तो लक्ष्मण का। और किस नाटक में किया, जानकी मंगल ने। देख लेते हैं भाई इसके बाद और अन्य तथ्य। गोपाल चंद्र यानी कि गिरधर दास भी इनको का नाम है। तो नहुस नाटक इन्होंने लिखा 1859 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है और इनके भारतेंदु जी के पिता ही रहे हैं गोपाल चंद्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद देख लेते हैं शकुंतला नाटक जो 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह जी द्वारा लिखा गया, और विद्या सुंदर नाटक जो है भारतेंदु जी का है। उसके बाद देख लेते हैं आज के भाई हमारे प्रश्न 730 प्रश्नों तक हमें करना था, तो आज के प्रश्न हमारे यहीं कंप्लीट होते हैं। तो इसी तरह हम हर रोज़ निरंतरता के साथ अभ्यास करते हुए अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।